नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 118वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा। मन की बात कार्यक्रम AIR न्यूज, डीडी न्यूज, PMO और सूचना प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल्स पर उपलब्ध रहेगा। हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने अपने इस लोकप्रिय कार्यक्रम के बारे में एक सुपर जानकारी दी और लिखा कि सुबह 11 बजे 2025 की पहली मन की बात के लिए शामिल होइए। पूरे भारत में सामाजिक शक्ति को प्रदर्शित करने वाले अनुकरणीय सामूहिक प्रयासों को उजागर करने के लिए उत्सुक हूं। NDRF का आज 20वां स्थापना दिवस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में NDRF के स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। मंत्री अमित शाह NIDM के दक्षिणी परिसर, NDRF की 10वीं वाहिनी तथा रीजनल रिस्पांस सेंटर के सुपौल परिसर सहित लगभग 220 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। गृह मंत्री राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में नई इंटीग्रेटेड शूटिंग रेंज का शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत में अब जीरो कैजुअल्टी अप्रोच को अपनाया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तिरुपति में राज्य सरकार के क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भवन का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल आंध्र प्रदेश पहुंचने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण से मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात की। कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को यूपी के बरेली की जिला अदालत से तीसरी बार समन जारी किया गया है। ये समन राहुल गांधी द्वारा लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए विवादित बयान से जुड़ा है। 2024 में लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के विवादित बयान पर हिंदू संगठन के पदाधिकारी ने एक याचिका दायर की थी। इस मामले में 2 बार समन जारी होने के बाद भी राहुल गांधी अब तक कोर्ट के सामने नहीं हुए हैं पेश। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के घर जाकर हमला करने वाला आरोपी पकड़ा गया। मुंबई पुलिस ने हमलावर को आज तड़के ठाणे से पकड़ा। आरोपी की पहचान मोहम्मद इलियास के रूप में की गई है। मुंबई पुलिस के अनुसार आरोपी ने गुनाह कबूल कर लिया है। आरोपी विजय दास समेत कई नाम से काम किया करता है। सैफ पर हमले मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी मोहम्मद इलियास को आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। अभिनेता सैफ अली खान पर मुंबई में उनके घर में घुसकर बुधवार देर रात एक शख्स ने हमला कर दिया, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते आते चुनावी सरगर्मियां बढ़ी। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के तमाम दिग्गज जोर शोर से कर रहे हैं प्रचार। दिल्ली के चुनाव में कई दिग्गजों की राजनीतिक साख है दांव पर। विधानसभा की 70 सीटों के लिए 5 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। 20 फरवरी को होगी मतगणना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। एक एक्स संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा, दिल्ली ने विधानसभा चुनाव में भाजपा को प्रचंड जीत दिलाने की ठान ली है। 22 जनवरी को दोपहर 1 बजे मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में समर्पित कार्यकर्ताओं से संवाद का सुअवसर मिलेगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा सियोल और टोक्यो की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं। मुख्यमंत्री वहां एडवांटेज असम 2 का विजन संभावित निवेशकों, उद्यमियों और व्यापार नेताओं के सामने प्रस्तुत करेंगे।
हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, विदेश यात्रा के दौरान मैं असम को दक्षिण पूर्व एशिया के प्रवेश द्वार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्ट ईस्ट नीति को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण राज्य के रूप में प्रदर्शित करूंगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को गढ़चिरौली का संरक्षक मंत्री नियुक्त किया गया है, जबकि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ठाणे और मुंबई शहर की देखरेख करेंगे। केंद्र ने प्रदर्शनकारी किसानों के साथ उनकी मांगों पर विचार विमर्श करने के लिए 14 फरवरी को चंडीगढ़ में बैठक का प्रस्ताव किया है। केंद्र सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि सरकार को किसानों की चिंता है और सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और किसानों की समस्याओं का हर संभव समाधान किया जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जोधपुर में चल रही केंद्रीय कार्य समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है। बैठक में शैक्षिक, सामाजिक, संगठनात्मक, पर्यावरणीय, सांस्कृतिक, खेल और सेवा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा जारी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कर्नाटक सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा आवंटित धन का उपयोग नहीं किया है। उन्होंने राज्य सरकार से समय पर धन का उपयोग करने और प्रमाण पत्र जमा करने की अपील की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल कर्नाटक के कृषि मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री के साथ बैठक की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ लक्षद्वीप के दौरे पर आज स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों और लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। कोलकाता के महिला डॉक्टर से रेप मर्डर में आरोपी संजय रॉय दोषी करार। 20 जनवरी यानी कल होगा सजा का ऐलान। कोलकाता के आरजीकर दुष्कर्म और हत्या मामले में सियालदह कोर्ट द्वारा आरोपी संजय रॉय को दोषी करार देने के फैसले का पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने किया स्वागत। महाकुंभ का आज 7वां दिन। कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं के जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं। संगम में स्नान के लिए देश विदेश के श्रद्धालु पहुंच रहे हैं प्रयागराज। महाकुंभ नगरी प्रयागराज में शनिवार को 42 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। अब तक 7.72 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पवित्र संगम में पावन स्नान कर पुण्य के भागी बने। करीब 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कुंभ नगरी में कर रहे हैं कल्पवास। संगम तट पर माघ के पूरे महीने कर रहे पुण्य फल प्राप्त करने की साधना को कल्पवास कहते हैं। जिन भक्तों के पास नहीं है ठहरने की अपनी कोई व्यवस्था, उनके लिए आश्रम आए आगे। बड़ी संख्या में श्रद्धालु ठहर रहे हैं साधु संतों के आश्रमों में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महाकुंभ नगर पहुंचेंगे। इसके बाद वे परमार्थ निकेतन शिविर में स्वामी चिदानंद मुनि जी से भेंट भी करेंगे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी आज पहुंचेंगे संगम नगरी। रामनाथ कोविंद मेला क्षेत्र में दिव्य प्रेम सेवा मिशन के शिविर में वन नेशन वन इलेक्शन विषय पर संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। दुनिया में आस्था के सबसे बड़े समागम महाकुंभ को सुरक्षित बनाए रखने और यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी से जुटा हुआ है। प्रख्यात कथावाचक और आध्यात्मिक गुरु मुरारी बापू के संगम नगरी पहुंचे। मुरारी बापू छतनाग स्थित गंगा तट पर अपने शिविर में राम कथा का करेंगे वाचन। महाकुंभ नगरी पहुंचे मुरारी बापू ने कहा, यह सनातन धर्म और आध्यात्मिक जगत के लिए बहुत बड़ा उत्सव है। श्रद्धालुओं से की महाकुंभ में बढ़ चढ़कर शामिल होने की अपील। दिल्ली में घने कोहरे का साया, देरी से चल रही हैं लगभग 41 ट्रेनें। देश के पहाड़ी इलाकों में जमकर हो रही है बर्फबारी। जम्मू कश्मीर के डोडा समेत कई इलाके बर्फ की सफेद चादर से ढके। कश्मीर घाटी में खूब हो रही है बर्फबारी। पूरे क्षेत्र में हर ओर से सिर्फ बर्फ नजर आ रही है। हालांकि अत्यधिक बर्फ पड़ने से स्थानीय निवासियों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मनाली, लाहौल और स्पीति में भी बर्फबारी हुई। बर्फबारी से मैदानी इलाके में ठिठुरन और बढ़ी। पहाड़ों में बर्फबारी से दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर और पश्चिम मध्य भारत में ठंड का कहर जारी। लोगों को ठंड के साथ कोहरे की दोहरी मार भी झेलनी पड़ रही है। शीतलहर के प्रकोप से बचने के लिए बेघर लोग ले रहे हैं रैन बसेरों का सहारा। इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज और कल के लिए कोहरे और ठंड को लेकर ऑरेंज अलर्ट किया जारी।
कोहरे के कारण दृश्यता भी हुई प्रभावित। सड़क, रेल और हवाई यातायात पर पड़ा असर। उत्तर रेलवे की कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। एयरपोर्ट पर कम विजिबिलिटी के कारण उड़ानों पर भी प्रतिकूल असर। मौसम विभाग ने कहा 21 जनवरी से सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ। इसके प्रभाव से 22 और 23 जनवरी को दिल्ली, नोएडा सहित पूरे एनसीआर में बारिश होने की संभावना। मुंबई में टाटा मुंबई मैराथन 2025 का आयोजन। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मैराथन को दिखाई हरी झंडी। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने मैराथन में लिया हिस्सा। कहा टाटा मुंबई मैराथन विश्व के सर्वश्रेष्ठ मैदानों में से एक। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज विश्व आर्थिक मंच में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड के दावोस के आधिकारिक दौरे पर होंगे रवाना। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को भी जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। आरबीआई बुलेटिन के अनुसार 2024-25 की दूसरी छमाही में देश की आर्थिक गतिविधियों वाले उच्च संकेतकों में आई तेजी। आरबीआई ने अपने बुलेटिन में कहा 2025 के लिए आर्थिक दृष्टिकोण अलग अलग देशों में भिन्न है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था की गति धीमी है। यूरोप व जापान में मामूली सुधार हो रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को ग्राहकों को लेन देन संबंधी कॉल करने के लिए सिर्फ 1600 से शुरू होने वाली फोन नंबरिंग श्रृंखला का इस्तेमाल करने के दिए निर्देश। रिजर्व बैंक ने कहा कि अपराधी ग्राहक के मोबाइल नंबर का दुरुपयोग कर धोखाधड़ी कर रहे हैं। वॉइस कॉल और एसएमएस के जरिए भी धोखाधड़ी की घटनाएं हुई हैं। और इस समय में मुंबई पुलिस एक पत्रकार वार्ता कर रही है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। ये चीजें इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न की जाएगी। So there is a primary evidence to anticipate that this accused is a Bangladeshi. He doesn't have a Indian valid document, and there are some seizures which indicate that he is a Bangladeshi national. Sir, had he gone to self-residence earlier? Was this the first time he had entered, or by accident? As of now, we think that this is his first time entrance at that residence. मुंबई अलग-अलग नाम से रह रहा था, तो बात सामने आई, उसका कारण क्या था सर? अलग-अलग नाम यूज करने की जो बात है, उसका कारण क्या था? इसमें प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि ये जो एक्यूज है ये बांग्लादेशी है और इंडिया में इलीगली एंटर करने के बाद इस एक्यूज ने इसका नाम चेंज किया है। वो एक रीजन हो सकता है। क्या नाम रख के अभी रह रहा था? और मुंबई में विजय दास मुंबई में कहाँ से रह रहा था सर? कब से रह रहा था ये एक्यूज? ये एक्यूज पिछले 5-6 महीने पहले मुंबई आया है, ऐसा पता चला है। कुछ दिन ये मुंबई में रहा, बाद में मुंबई की विसिनिटी के कुछ टाउन्स में रहा और 15 दिन पहले फिर मुंबई आया है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। क्या काम करता था सर? ये हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। किसी बार में काम किया, किसी कॉन्ट्रैक्ट? हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था।
सगळं मराठी बांगलादेशी हा ज्याचा आरोपी असल्याचं तुम्हाला संशय होता का? त्याच्याकडे काही कागदपत्र दिनांक 16/1/2025 रोजी बांद्रा पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये अभिनेता श्री सैफ अली खान यांच्या घरी ज्या हल्ल्याचा आणि जबरी चोरीचा प्रकार झालेला आहे त्या अनुषंगाने एका आरोपीला अटक करण्यात आलेली आहे. सदर आरोपीचं नाव मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद आहे. या आरोपीचं वय 30 वर्ष आहे. प्रथमदर्शनी हा आरोपी बांगलादेशी नागरिक असल्याचं निष्पन्न होत आहे. या आरोपीला आम्ही माननीय न्यायालयात प्रोड्यूस करून याची पोलीस कस्टडी मिळण्याचा प्रयत्न करणार आहोत आणि पुढील तपास करणार आहोत. हा बांगलादेशी नागरिक आहे हे नेमकं कसं कळलं आणि दुसरीकडे म्हणजे त्याने भारतात आल्यानंतर नाव बदललं, मुंबईत तो गुन्हा दाखल झाला म्हणजे गुन्हा जे स्वरूप दिलं त्याच्यानंतर तो कुठे कुठे लागला किंवा कुठे कुठे गेला. हा व्यक्ती अटक याला ज्यावेळेस आम्ही केली त्याच्याकडे जी तो सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसी संबंध में मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पत्रकार वार्ता कर रहे थे. साफ तौर पर वो इस बात पर भी आशंका व्यक्त कर रहे थे कि हो सकता है कि आरोपी ने बांग्लादेश का वो व्यक्ति है और गलत तरीके से भारत में प्रवेश किया है. तमाम अलग अलग एंगल के माध्यम से अब पुलिस जाँच कर रही है. और आइए अब एक्सप्रेस 100 को बढ़ाते हैं आगे. गूगल और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय मोबिलिटी उद्योग का आकार 2030 तक दोगुना होकर $600 अरब को पार कर सकता है. बीसीजी की रिपोर्ट के अनुसार इलेक्ट्रिक, शेयर्ड और कनेक्टेड मोबिलिटी जैसे उभरते आय स्रोत $100 अरब का योगदान करने के लिए तैयार हैं, जो स्वच्छ टिकाऊ गतिशीलता की ओर एक मजबूत कदम का संकेत है. केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि ईपीएफओ सदस्यों की ओर से दर्ज की गई प्रोफाइल और केवाईसी से जुड़ी 27% शिकायतें इस सुविधा के शुरू होने के बाद कम हो जाएंगी. गृह मंत्रालय ने इस वर्ष अब तक कुल 67 संस्थाओं को विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के तहत प्रमाण पत्र प्रदान किए. ईपीएफओ ने कर्मचारियों को दी बड़ी राहत. ईपीएफओ ने 7.6 करोड़ से अधिक सदस्य अब ईपीएफओ की मंजूरी के बिना ऑनलाइन बदल सकते हैं नाम और जन्मतिथि जैसी व्यक्तिगत जानकारी. शेयरों में खेल करने वाली 7 कंपनियों को सेबी ने बाजार से किया प्रतिबंधित. इसमें पाटल इंडस्ट्रियल फाइनेंस, अभिजीत ट्रेडिंग, कैलिकन सिक्योरिटीज, हिबिक्सन होल्डिंग्स, अबेल फाइनेंशियल सर्विसेज, एडॉप्टिका रिटेल इंडिया और सल्फर सिक्योरिटीज शामिल हैं. धान का बोनस जारी करने से पहले मध्य प्रदेश सरकार कराएगी ड्रोन से सर्वे. इस बात की जानकारी सीएम मोहन यादव ने सिवनी जिले में स्वामित्व योजना के कार्यक्रम के दौरान दी. एसटी ग्लोबल डेटा सेंटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 3,500 करोड़ रुपए के निवेश से मुरचिला क्षेत्र के मिरखानपेट में अत्याधुनिक डेटा सेंटर परिसर स्थापित करने के लिए तेलंगाना सरकार के साथ एमओयू पर किए हस्ताक्षर. कोटक महिंद्रा बैंक का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 10.22% बढ़कर 4,701 करोड़ रुपए हो गया. चीन ने श्रीलंका को दी गई 1.4 अरब अमेरिकी डॉलर की मुद्रा अदला बदली सुविधा को 3 साल के लिए बढ़ाया. अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज वॉशिंगटन डीसी में विक्ट्री करेंगे रैली. ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने से एक दिन पहले ही रैली कर रहे हैं. निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले ये रैली काफी अहम मानी जा रही है. गाजा में संघर्ष विराम शुरू होने से कुछ घंटे पहले इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि संघर्ष विराम के दूसरे चरण के लिए बातचीत विफल हो जाती है तो उनका देश हमास के खिलाफ युद्ध फिर से शुरू करने के लिए है तैयार. आज स्थानीय समय अनुसार सुबह 8:30 बजे से गाजा में संघर्ष विराम प्रभावी हो जाएगा. इससे कुछ घंटों पहले अपने संबोधन में नेतन्याहू ने जोर देकर कहा कि संघर्ष विराम अस्थायी है और इजरायल ने गाजा में हमले फिर से शुरू करने का अधिकार सुरक्षित रखा है. इजरायली सेना ने गाजा पट्टी से बंधकों की रिहाई के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं, जो रविवार से प्रभावी होने वाले युद्ध विराम समझौते के तहत रिहा होंगे. दक्षिण कोरिया की अदालत ने राष्ट्रपति यून सुक योल की हिरासत को बढ़ाने का किया है फैसला. नाइजीरिया के नाइजर राज्य में शनिवार को एक पेट्रोल टैंकर ट्रक पलटने से ईंधन का विस्फोट हुआ, जिसमें कम से कम 60 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए. खो खो विश्व कप में भारतीय पुरुष और महिला टीमों ने सेमीफाइनल मैचों में प्रभावशाली खेल का प्रदर्शन करते हुए फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली. खो खो विश्व कप के फाइनल में भारतीय पुरुष टीम का सामना आज नेपाल की टीम से होगा. भारत की पुरुष टीम ने कल खेले गए सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 62-42 से हराया. वहीं भारतीय महिला टीम का भी मुकाबला आज फाइनल में नेपाल से होगा. महिला टीम ने भी कल खेले गए सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 66-16 से हराया.
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आगामी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए शनिवार को 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 सदस्यीय टीम की कमान रोहित शर्मा संभालेंगे, जबकि शुभमन गिल उप कप्तान होंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट और वनडे कप्तान रोहित शर्मा ने 23 जनवरी से मुंबई के MCA बिकासी मैदान पर जम्मू कश्मीर के खिलाफ होने वाले रणजी ट्रॉफी मैच में खेलेंगे। रोहित शर्मा ने चैंपियंस ट्रॉफी और इंग्लैंड वनडे सीरीज के लिए टीम की घोषणा से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में इस बात की पुष्टि की है। मलेशिया में चल रहे अंडर-19 महिला T20 विश्व कप में आज भारत का मुकाबला वेस्टइंडीज से होगा। ये मैच आज दोपहर 12 बजे कुआलालंपुर के बायोमास ओवल मैदान में खेला जाएगा। अंडर-19 महिला T20 विश्व कप ग्रुप ए के लीग मैच में कप्तान निकी प्रसाद की अगुवाई में भारत आज अपना पहला मैच खेलेगा। 16 दिन तक चलने वाले अंडर-19 महिला T20 विश्व कप में कुल 41 मैच खेले जाएंगे। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 के हाई स्कोरिंग फाइनल मैच में कर्नाटक ने विदर्भ को 36 रन से हराया। विजय हजारे ट्रॉफी के रोमांचक मुकाबले में मिली जीत के साथ कर्नाटक 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी का चैंपियन बना। भारत के सात्विक साईराज रंकारेड्डी और चिराग शेट्टी की युगल जोड़ी का अभियान शनिवार को इंडिया ओपन के सेमीफाइनल में समाप्त हो गया। सात्विक साईराज रंकारेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी सेमीफाइनल में मलेशिया के गोसेज फेई और रनूर इजुद्दीन से हार गई। अमेरिकी एनिमेटेड टीवी शो द सिम्पसंस ने लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग के पीड़ितों को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर श्रद्धांजलि दी। लॉस एंजलिस में लगी आग की वजह से द क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड की तारीख को दोबारा बदला गया। अब ये अवार्ड 26 जनवरी को होंगे। ब्रिटिश बैंड कॉल्डप्ले के फ्रंटमैन क्रिस मार्टिन ने मुंबई में म्यूजिक ऑफ स्पीयर्स कॉन्सर्ट के दौरान भारतीय फैंस को हैरान कर जय श्री राम का लगाया नारा। रिया चक्रवर्ती अपने पॉडकास्ट चैप्टर 2 में मेंटल हेल्थ को लेकर बात करते हुए याद आया जेल में गुजारा गया वक्त। बॉलीवुड सिंगर दर्शन रावल शादी के बंधन में बंध गए हैं। सिंगर ने अपनी लंबे समय से रही दोस्त धरल सुरेलिया से की शादी। फिल्म आजाद ने रिलीज के दूसरे दिन 77 लाख रुपए की कमाई। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी ने रिलीज के दूसरे दिन 2.32 करोड़ रुपए की कमाई की। अनुष्का शेट्टी की फिल्म घाटी की रिलीज डेट से उठा पर्दा। फिल्म 18 अप्रैल को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। जॉन अब्राहम की फिल्म द डिप्लोमैट की नई रिलीज डेट आई सामने। फिल्म इस साल 7 मार्च को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। जावेद अख्तर के 80वें जन्मदिन पर सजी संगीत की महफिल। आमिर खान, फरहान अख्तर और संगीतकार शंकर महादेवन ने गाया फिल्म दिल चाहता है का टाइटल ट्रैक। विजय सेतुपति की फिल्म विदुथलाई पार्ट 2 19 जनवरी को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर होगी रिलीज। उत्तर प्रदेश की रहने वाली श्रद्धा मिश्रा ने सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामापा की ट्रॉफी अपने नाम की। राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की डेब्यू वेब सीरीज बड़ा नाम करेगा ट्रेलर हुआ रिलीज। टीवी एक्टर करण पटेल ने दावा किया कि टीवी फिल्म के एक्टर्स की बॉडी फिजिक रियल नहीं होते हैं, सभी स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं। एक्टर यशपाल शर्मा ने OTT पर बढ़ती अश्लीलता को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इंडस्ट्री के दिग्गज सितारों को भी इस मामले पर बात करनी चाहिए। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।